हे व्हाट्स अप गाइस, आप देख रहे हो द एंग्री शो और आज हम बात करने वाले हैं डिफेंस अपडेट्स के बारे में। वीडियो आज इंपॉर्टेंट होने वाली है तो वीडियो को जरूर पूरा देखें। बात कर लेते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में जो कि आ रही है स्पोर्ट की तरफ से, मतलब कि सुपरसोनिक स्पोर्ट की तरफ से ओमनी रोल फाइटर ट्रेनर। इसके बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई है तो इसको समझ लेते हैं। ये 4.4 प्लस और 5th जनरेशन का फाइटर ट्रेनर होने वाला है। बेसिकली सिमुलेट करेगा वो सारे एयरक्राफ्ट्स को जो कि इंडियन इन्वेंट्री में है, या फिर आप कह सकते हो इसका जो कॉकपिट है वो ऑलरेडी डिस्प्ले किया गया था 2017 में ही, और उसके कई सारे ट्रेनिंग वेरिएंट्स भी आए हुए थे जो कि आज भी हमारे जो फाइटर पायलट्स हैं उसे ट्रेन करते हैं। लेकिन अभी इस तरीके के ट्रेनर को फुल फ्लेज डिज़ाइन नहीं किया गया, या फिर आप कह सकते हो इसको प्रोडक्शन में नहीं डाला गया है। ऐसी बात कही जा रही है कि यूनाइटेड स्टेट्स को, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स जो फाइटर ट्रेनर की रिक्वायरमेंट है, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स को जो उनके नेवी के पायलट्स हैं उनको ट्रेन करने के लिए उन्हें एक फाइटर ट्रेनर चाहिए। वहाँ पे बहुत सारे कंपनी जैसे कि बोइंग हो गई या फिर लॉकहीड मार्टिन हो गई, उन दोनों ने पार्टिसिपेट किया है। लेकिन HAL ने भी अपना ये जो फाइटर ट्रेनर है, आई मीन जिसे आप स्पोर्ट कह रहे हो, उसे भी बेसिकली वहाँ पे बिड किया हुआ है। हो सकता है कि अगर ये चीज़ें सेलेक्ट हो जाती है तो काफ़ी बड़ा मूव होगा HAL की तरफ से, और डेफिनेटली इसको इंडियन एयरफोर्स भी खरीदना चाहती है। करीब 45 से लेकर 50 के नंबर में इंडियन एयरफोर्स भी इसे प्रोक्योर करना चाहती है। इसका मेन फायदा ये है कि इवन 5th जनरेशन फाइटर जेट की तरह इसको सिमुलेट किया जा सकता है। जैसे कि अगर आप कह सकते हो इसके साथ साथ विंगमैन UCAVs भी कंट्रोल किए जा सकते हैं, या फिर आप कह सकते हो स्वॉर्म ड्रोन्स भी कंट्रोल किए जा सकते हैं। ये Su-30 MKIs को भी मिमिक कर सकता है और रफाल को भी मिमिक कर सकता है। तो वैसे ही एग्जाम्पल के लिए यूनाइटेड स्टेट्स को अगर ऐसे 100 ट्रेनर्स की आवश्यकता है तो मोस्ट प्रॉब्ली अगर हो सकता है फैसिलिटी भी वहाँ लगाई जाए तो यूनाइटेड स्टेट्स के अगर F-22 रैप्टर्स है उसको भी सिमुलेट कर लेगा ये, क्योंकि सॉफ्टवेयर की बात होती है। वो अगर उसे सिमुलेट कर रहा है तो उनके जो जितने भी ट्रेनर्स हो गए या फिर नेवी के पायलट्स हो गए, जो यूनाइटेड स्टेट्स की नेवी में नए जो फाइटर जेट्स आने वाले उसको भी बेसिकली सिमुलेट करने में सक्षम होगा। और ये एक काफ़ी अच्छा मूव रहेगा, क्योंकि अगर यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट करती है तो बाकी कंट्रीज़ भी इसके पीछे आएंगी, कि बाकी कंट्रीज़ की भी इसकी जो डिमांड है बेसिकली काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और 100 का नंबर काफ़ी छोटा नहीं होता, काफ़ी बड़ा नंबर है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि आ रही है इजरायली Smash-2000 प्लस की तरफ से। आपको ऑलरेडी पता होगा, कुछ दिनों पहले मैंने इसके बारे में बात की थी कि इंडियन नेवी चाह रही है कि इसको खरीदा जाए, जो कि उनके जितने भी गन सिस्टम्स होते हैं, जितने भी राइफल्स होते हैं उसके ऊपर लगाए जाएंगे। तो बेसिकली ये जो सिस्टम है, बेसिकली जो साइट है वो बेसिकली लगाया जाएगा AK सीरीज़ के राइफल्स पर जो भी इंडियन नेवी यूज़ करती है। साथ ही साथ जो AK-203 आने वाले उस पर भी लगाए जाएंगे। बेसिक इसका काम क्या होता है, ये इलेक्ट्रो ऑप्टिकल साइट सिस्टम है। अगर आप इस साइट्स पर अगर किसी ड्रोन को लॉक कर लेते हो तो बेसिकली जो ड्रोन की जो नेक्स्ट मूवमेंट रहेगी, या फिर आप कह सकते हो जो उस UAV की नेक्स्ट मूवमेंट रहेगी, वो उसको पहले से ही प्रेडिक्ट कर लेगा। और जैसे वो प्रेडिक्ट कर लेगा उसके बाद वो फायर कर लेता है। एग्जाम्पल के लिए आप समझ रहे हो, अगर आपका कोई एनिमी जो थोड़ी दूर जा रहा है और आपको ऑलरेडी पता है कि वो कितनी दूरी में उस डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा जहाँ पे आप ऑलरेडी शूट कर सकते हो, या फिर जहाँ पे आपने ऑलरेडी एम करके रखा हुआ है, तो डेफिनेटली इसका AI सिस्टम भी ऐसे ही काम करता है। ये बेसिकली जो मूवमेंट है उसको पहले से ही प्रेडिक्ट कर लेता है, और उसके बाद जैसे ही मूवमेंट टारगेट में आता है तो उसको शूट कर देता है। मीन पहले से ही शूट कर देता है कि सिंगल बुलेट में उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। और ऐसे ही सिस्टम्स को इंडियन आर्मी और BSF जो बेसिकली प्रोक्योर करना चाह रही है, ये काफ़ी अच्छा रहेगा। जो हमारे बेसिकली जो भी टेररिस्ट हैं, या फिर आप कह सकते हो जो नक्सल्स होते हैं, उनके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। मतलब इंडियन आर्मी के लिए यूज़फुल रहेगा कि उनको न्यूट्रलाइज तुरंत ही किया जा सके, और काफ़ी कम कैजुअलिटीज़ भी होंगी इस चीज़ से। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि आ रही है विंगमैन की तरफ से। आपको ऑलरेडी पता होगा विंगमैन क्या है, मैंने इसके बारे में डिटेल वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, इस वीडियो के बाद जाके आप देख सकते हो। लेकिन फिर भी एक बार बता दूं, ये बेसिकली आप कह सकते हो लो ऑब्जर्वेबल मल्टीपर्पज अनमैन्ड कॉम्बैक्ट एरियल व्हीकल होगा, मतलब UCAV होगा, जिसकी जो एंड्योरेंस है वो 80 मिनट के आसपास बताई जा रही है। जो रेंज है 800 किलोमीटर की होगी। साथ ही साथ ये पूरी तरीके से AI से पावर्ड होगा, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कंट्रोल किया जाएगा। जो इसका जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो 13,000 किलोग्राम का होगा, 6.4 मीटर लॉन्ग होगा, 4.4 मीटर वाइड होगा। जो HAL के द्वारा P7AE7 टर्बोजेट इंजन है उससे इसको पावर किया जाएगा। साथ ही साथ आप कह सकते हो इसकी एयर टू सरफेस वेपन्स ले जाएगा, इंटेलिजेंस भी कर सकेगा, सर्विलांस भी कर सकते हैं, साथ साथ रिकॉनेसेंस हो गए या फिर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हो गए, उन सारी चीज़ों को ये कर सकेगा। और इन फ्यूचर में इसको एयर टू एयर मिसाइल से भी लैस किया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल में HAL की तरफ से एक बात निकल के आई है, जो हमारे किरण ट्रेनर जेट्स होते हैं, मतलब HAL के द्वारा ही बनाए गए जो पहले के ट्रेनर जेट्स हैं जो कि पुराने हो चुके हैं, उसको अब बेसिकली बनाया जा रहा है AI सिस्टम से लैस किया हो, मतलब उसको बेसिकली यूज़ किया जाना है। जो कि अभी इनिशियल स्टेजेस में जो सारी तैयारी की जाएगी, जो कि ऑलमोस्ट इसी साइज़ का होने वाला है जो भी हमारा विंगमैन आएगा। तो अभी जो हमारे HJT-16 किरण है उसको बेसिकली बनाया जाएगा, यहाँ पे AI सिस्टम्स को लगाया जाएगा जो इसके कॉकपिट में ही रहेगा, और ये बेसिकली बिना किसी पायलट के इसको उड़ाएगा। और अभी ये सारी चीज़ें टेस्ट की जा रही है, और आने वाले फ्यूचर में आपको ये पता होगा कि एमका आने वाला है। तो एमका के लिए जो सारी तैयारियां हैं, मतलब जैसे घातक हो गया या फिर कि ये UAVs हो गए, आपको ऑलरेडी पता होगा कुछ दिन पहले स्वॉर्म ड्रोन्स की भी टेस्टिंग हुई थी, उन सारी चीज़ों को अगर मिला लें तो एमका बहुत ही ज़्यादा घातक बनने वाला है। यहाँ तक कि आप कह सकते हो कोई भी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट हो उससे तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर बनने वाला है, क्योंकि ये सारी कैपेबिलिटीज 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट में होती हैं।
तो अब आप मान सकते हो 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट की ही तर्ज पे आगे बढ़ रहा है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जिसमें आ रही है थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर। आपको ऑलरेडी पता होगा सिचुएशन ऑफ पीस चल रही थी, मतलब इतने सालों से, जो कि 10-15 साल का जो समय है, जब तक हमारा चाइना से कॉन्फ्लिक्ट नहीं चल रहा था, तब से सिचुएशन ऑफ पीस चल रही थी। और उस वक्त इंडियन नेवी का जो डिमांड था बेसिकली वो थर्ड एयरक्राफ्ट के लिए बहुत पहले से चला आ रहा है, लेकिन बेसिकली गवर्नमेंट इग्नोर कर रही थी। और इवन हमारे जो CDS विपिन रावत है, उनका भी यही कहना था अभी इंडियन नेवी को सबमरीन्स की जरूरत है। तो बेसिकली अभी इंडियन नेवी तो P75i के साथ जाने वाली है, लेकिन यहाँ पे जो मोदी गवर्नमेंट है, बेसिकली जो कैबिनेट है अभी गवर्नमेंट की, उसने बेसिकली जो पूरी तरीके से अब थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर पे भी देखना शुरू कर दिया, क्योंकि जब एयरक्राफ्ट बनना शुरू भी होगा, मतलब जो P75i है उसको खत्म होने के बाद बनना शुरू होगा, तो 2033 तक, मतलब 2033 के आसपास ही ये इंडक्ट होने वाला है। मतलब इंडियन नेवी में उससे पहले इंडक्ट नहीं हो पाएगा, ये सबसे पहला आप कह सकते हो, इसको एक डेट दिया गया है। हो सकता है इससे डिले हो जाए, लेकिन उससे पहले तो नहीं होने वाला, ये चीज़ें कंफर्म हो गई। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट भी अब बात कर रही है इन सारी चीज़ों को लेकर कि थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर कितना इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि चाइना को जो अगर थ्रेट को देखें तो 6 एयरक्राफ्ट कैरियर 2030 तक वो ऑपरेट करने वाले, तो वहाँ पे हमारे पास कम से कम 2 एयरक्राफ्ट जो हैं वो ऑपरेशनल होने चाहिए और एक बैकअप में होना चाहिए, किसी भी मिस एडवेंचर का जवाब दिया जा सके। तो एक अच्छा मूव कह सकते हो कि जब सिचुएशन बदलती है तो वहाँ पे हमें ज़रूरत भी पड़ जाती है। और इंडियन नेवी ने इस सिचुएशन को बहुत पहले से ही भांप लिया था कि हमें ज़रूरत पड़ेगी इन फ्यूचर में, क्योंकि उन्हें पता है कि चाइना का क्या रोल है, किस हिसाब से चाइना आगे बढ़ रहा है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट आ रही है, जो कि इंडियन एयरफोर्स और साथ ही साथ नेशनल मेट्रोलॉजिकल लैबोरेटरी की तरफ से आ रही है। इन्होंने बेसिकली एक MOU साइन किया हुआ है। यहाँ पे बेसिकली काम करेंगे जो भी मटेरियल्स होते हैं या फिर मेटल्स होते हैं या फिर कॉरोजन साइंस होते हैं, इन सभी चीज़ों पे मिलकर काम करने वाले हैं। और साथ ही साथ एलाइड इंजीनियरिंग पे भी काम करेंगे। तो इन सारी चीज़ों से ये होगा कि जिस भी चीज़ों की आप कह सकते हो कि अगर उस चीज़ को अपग्रेड करना है या फिर मेटल्स की किसी चीज़ों को अपग्रेड करना है, तो यहाँ पे उन चीज़ों को और भी एडवांस बनाने में काम करेंगे, जिससे आप कह सकते हो किसी भी मिसाइल की शेल्फ लाइफ वो सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। तो वैसे आप कह सकते हो कि जो रिलायबिलिटी होती है या फिर सर्विसिबिलिटी होती है या फिर आप कह सकते हो लेजेसी एसेट्स हो गए या फेंसेस हो गए या फिर मटेरियल इन्फॉर्मेटिक्स हो गए, ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होने वाली, जो कि पहले के सिस्टम में होती थी उससे काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड हो जाएंगी। जब ये रिसर्च इनकी कंप्लीट होगी तो उसके बाद सारी चीज़ें यूज़ की जाने लगेंगी बाकी सारी एसेट्स में, जो कि इंडियन एयरफोर्स हो गए या फिर नेवी हो गए या फिर इंडियन आर्मी हो गए, उन सभी सिस्टम्स में। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो NIA जो है, आपको ऑलरेडी पता होगा, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसने कई लोगों को पकड़ा हुआ है जो BRO की तरफ से, आपको जो BRO जो गन्स बनाती है AK-47, उसको बेसिकली सप्लाई कर रहे थे नक्सल्स को, या फिर आप कह सकते हो काफ़ी लंबे समय से उन्हें सप्लाई करते आ रहे थे। और इवन बात करें कि जो AK-47 उसका ब्लूप्रिंट भी इन्होंने दिया हुआ है उन लोगों को। तो ये सारी चीज़ें पकड़ में आई हैं आज के समय में, और ये कितना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है ये ईजिली दिखता है कि अगर यहाँ पे कोई और बड़ा वेपन होता तो उन सारी चीज़ों का भी सिक्योरिटी ब्रीच किया जा सकता था। और अभी इंडिया को अपने सारे डिफेंस सेक्टर में सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि सिस्टम्स काफ़ी बदल चुके हैं और हमारे एनिमीज़ भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं इन सारे फील्ड्स में। क्योंकि आपको ऑलरेडी पता होगा चाइना हमेशा से स्पाइंग कर रहा है, और हो ना हो वो हमारे बड़े बड़े साइंटिफिक एजेंसीज या फिर आप कह सकते हो लैब्स में भी कोई किसी न किसी तरीके की आप कहते हो कि स्पाइंग कर रहा होगा। तो इन सारी चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। लेकिन वहीं पे DRDO ने इसकी तरफ से पहला स्टेप उठा लिया। बेसिकली DRDO ने अपने जो क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन है उसको बेसिकली स्टार्ट कर लिया और उसको डेवलप भी कर लिया, साथ ही साथ उसको यूज़ भी करना स्टार्ट कर दिया गया। तो 2 सिटीज़ हैं, दोनों में बेसिकली आप एग्जांपल के ले सकते हो कि 2 लैबोरेटरीज़ है, उसके बीच में 12 किलोमीटर का इंफ्रासिटी लिंक बनाया है DRDO ने, जिससे आप कह सकते हो DRDO को जो भी इन्फॉर्मेशन उनको दूसरे लैब तक पहुँचानी है, या फिर उस लैब से अगर मेन लैब तक DRDO को जो भी इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है वो बेसिकली क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन से के थ्रू होके जाएगा, जिसको ब्रीच करना कोई आम बात नहीं है। और ये इम्पॉसिबल इस चीज़ को आज के समय में ब्रीच करना, क्योंकि एकदम हाई एडवांस टेक्नोलॉजी आप कह सकते हो इसको। तो इन चीज़ों में DRDO ऑलरेडी काम कर रही है, जो भी सिक्योरिटी चीज़ें होती हैं उन सारी चीज़ों पर DRDO काम कर रही है। ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर है और इसको बेसिकली यूज़ किया जाना चाहिए हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस हो गए या फिर आर्मी हो गए या फिर नेवी हो गए या फिर एयरफोर्स हो गए, और हो सकता है यूज़ भी किया जा रहा हो, जिसको बेसिकली अभी तक इन्फॉर्मेशन बाहर निकल के नहीं आई है। अब बात कर लेते हैं BRO की तरफ से भी। तो आपको ऑलरेडी पता होगा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये बेसिकली इंडियन आर्मी के लिए काफ़ी तेज़ी से नॉर्दर्न सेक्टर्स में काफ़ी ज़्यादा रोड्स बना रही है। इवन अरुणाचल प्रदेश में भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा रोड्स बनाए हुए हैं, और आज के समय में ये लद्दाख पे भी काफ़ी ज़्यादा रोड्स बना रही होंगी। तो आपको ऑलरेडी पता होगा वहाँ पे पहाड़ों को जब काटना होता है तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लैंडस्लाइड्स हो जाते हैं या फिर कोई ना कोई दिक्कत आ जाती है, जिस हिसाब से चीज़ें रुक जाती है। लेकिन अभी चीज़ें निकल के आ रही है कि BRO ने कुछ नई टेक्निक्स को अडॉप्ट किया है काफ़ी समय से ही, जो कि जो ब्लास्टिंग है, जब ये रोड्स को ब्लास्ट करते हैं जहाँ पे, या फिर आप कह सकते हो पहाड़ों को ब्लास्ट करते हैं जहाँ से इन्हें रोड्स निकालने होते हैं, उन सारी चीज़ों को अब ये कंट्रोल कर सकते हैं कि कहाँ तक इनका जो ब्लास्ट का मूवमेंट है या फिर वाइब्रेशन है वहाँ तक जाएगा और उसके बाद वो बेसिकली नहीं जाएगा। तो इसे आप समझ सकते हो BRO की एफिशिएंसी इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, और इस वजह से ही BRO काफ़ी तेज़ी से काम कर पा रही है आज के समय में। ये काफ़ी अच्छा टेक्निक है जो BRO ने बेसिकली लिया हुआ, इसके बारे में हम कभी डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले
आज की लास्ट अपडेट जो बेसिकली रशिया की तरफ से आ रही है। आपको ऑलरेडी पता होगा इंडिया और चाइना में जो चीज़ें चल रही हैं, रशिया बेसिकली इंडिया का सपोर्ट कर रहा था, लेकिन आज रशिया की तरफ से ये जो बयान है वो बेसिकली निकल के आया है। यहाँ पर रशिया कहना चाह रहा है कि जो भी चीज़ें इंडिया में चल रही है, मतलब जो भी एंटी चाइना सेंटीमेंट चल रही है, वो बेसिकली वेस्ट कंट्रीज़ का किया जा रहा है, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स का किया जा रहा है। वो चाहते हैं कि रशिया से बेसिकली इंडिया थोड़ा अलग हो जाए, मतलब दूरी बन जाए, और इवन वेपन्स के सिस्टम्स पे रशिया पे ज़्यादा निर्भर ना रहे इंडिया। और इवन जो चाइना के खिलाफ जो बयानबाजियाँ चल रही है या फिर इंडिया जिस हिसाब से खड़ा हो रहा है, वो सारी चीज़ें यूनाइटेड स्टेट्स हो गए या फिर इंग्लैंड हो गए और बाकी सारी वेस्ट कंट्रीज़ का किया धरा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है कि रशिया बेसिकली चाइना को यहाँ पे खुले तौर पे सपोर्ट कर। ये बेसिकली व्लादिमीर पुतिन का तो बयान नहीं है, लेकिन रशिया के किसी मिनिस्टर का ही बयान है। आपको क्या लगता है इस चीज़ के बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अंत तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।